अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। इलेक्शन 2024 जो जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे हलंदड़ आहिनि ऐं हीअं ताईं जेका सूरत हाल आहे सभ खां वधीक जेका शिकायत अचे पई उहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे तरफ़ां अचे पई। अॼु बि जेके उन्हनि जा चेयरमैन आहिनि बैरिस्टर गौहर खान, उन्हनि जेका ॻाल्हि ॿोल कई, संदन इहो चवणु आहे त उन्हनि जी मरकज़ी क़यादत जेका आहे जंहिं बि नामज़दगी फॉर्म जमा कराइनि उन्हनि मां 90% जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जा कागज़ जेके आहिनि उहे रद्द कया विया आहिनि। इलेक्शन कमीशन जेको अमलो आहे, जेके आरओज़ DROज़ आहिनि, उन्हनि ॼण त PTI जो समूरे मुल्क मां सफ़ायो करे छॾियो आहे, पर उन्हनि खे उमेदु आहे त जेके अदालती ट्रिब्यूनल्स ठहंदा उन्हनि मां उन्हनि खे इंसाफ़ मिलंदो ऐं हाणे उन्हनि जी आख़िरी जेका उमेदु आहे उहा अदालतुनि ॾांहुं ई आहे। अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ताहयात नाहिली वारो जेको केस आहे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में 7 रुकनी जेका बेंच आहे अॼु उन्हनि ॿुधणी कई ऐं आर्टिकल जेके आहिनि नाहिली जे हवाले सां या अहलीअ जे हवाले सां आर्टिकल 62 ऐं 63 उन्हनि ते तफ़सीली तौर ते जेका आहे अॼु ॻाल्हि ॿोल थी आहे। ऐं डिक्टेटर ज़ियाउल हक़ जो हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे ज़िक्र थियो त इंतिहाई सख़्तु जेके रिमार्क्स आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस ॾिना ऐं उनखां पहिरियां बि चीफ जस्टिस इहो चई चुका आहिनि त जेको शख़्स आइन टोड़े हू उनखे सदर नथा मञनि। ऐं अॼु बि उन्हनि उहा ई ॻाल्हि कई त जंहिं शख़्स आइन टोड़ियो उहो ॿिए जे लाइ सादिक ऐं अमीन वारियूं जेके शिकूं आहिनि उहे आइन में कीअं शामिलु करे सघे थो। हीउ जेको मामिलो आहे पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका मरकज़ी क़यादत आहे उहा लाहौर पहुतल आहे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी लाहौर जो जेको क़ौमी असैम्बली तक आहे NA 127 उतां चूंड विढ़ी रहिया आहिनि ऐं उन सिलसिले में हू लाहौर पहुतल आहिनि। आसिफ अली ज़रदारी साहब बि ॿुधाए पिन त सुभाणे लाहौर पहुचनि पिया। CAC जो इजलास बि थींदो जंहिंमें जेको पीपल्स पार्टी जो चूंड मंशूर आहे उन जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी ऐं इलेक्शन मुहिम जी जेका शुरूआति आहे उहा लाहौर में कई वेंदी। उन समूरी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लाहौर मञा सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार शकील मलिक साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मलिक साहब, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन की सरगर्मियाँ सारे मुल्क में जारी हैं और बड़ा फोकस है लाहौर के हवाले से, और लाहौर की जो 14 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं वहाँ पर सबकी नज़रें हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अब तक की जो सूरत हाल है, PTI को बड़ी शिकायत है कि उनकी जो मरकज़ी क़यादत है उनके फार्म रिजेक्ट किए गए हैं, अदालती ट्रिब्यूनल्स की तरफ देख रहे हैं। तो लाहौर की सूरत हाल क्या बन रही है, स्पेशली अगर कौमी असम्बली की नशस्तों का हम जिक्र करें तो? नसीर साहब, इस वक्त जैसे आपने भी कहा कि सूरत हाल गैर वाज़े है, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लाहौर में अपने उम्मीदवारान का ऐलान नहीं कर सकी। इस वक्त तक जो बड़ी पार्टी है यानी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सकी कि कौन किस हल्के से होगा। कागजात नामजदगी तो मुख्तलिफ लोगों के हैं, हाँ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज या हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के जो हल्का जात हैं वो तो बकायदा तौर पे एक तरह से अनाउंस हो चुके हैं जब जहाँ तक के कागजात नामजदगी हैं। लेकिन बाकी लोगों में अभी भी कोई खींचातानी चल रही है, जैसे कि लाहौर में शेख रोहेल असगर और सरदार रियाज साथी का मामला है। इसी तरह IPP से अलीम खान साहब को भी जो है वो एडजस्ट करना है, बाकी लोगों को भी करना है। तो ये सूरत हाल तो इस तरह की है कि अभी वो गैर वाजे है, लेकिन होपफुली कि अगले 24 से 48 घंटों में इस हवाले से हम फैसले आएंगे। और दूसरा, चूंकि ज़ाहिर है लाहौर की अपनी एक सियासी अहमियत से इनकार तो किया नहीं जा सकता, और लाहौर पे अगर आप फोकस ना करें और पूरे मुल्क पे फोकस करें तो मुमकिन नहीं है ऐसे हो जाए। तो इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बिलाखिर अपने नाना और अपनी वालदा की जो सियासी स्ट्रेटजी है उसको अपनाया है और लाहौर का इंतखाब किया है। उनके लाहौर में आने से पीपल्स पार्टी में एक नई जान जरूर पड़ेगी, क्योंकि पिछले एक मुद्दत से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से लेके अब तक जो है लाहौर के जियालों को पार्टी की क़यादत ने नज़रअंदाज किया है। अब फोकस किया गया है तो डेफिनेटली इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर से जीतते हैं या नहीं जीतते, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करेगा कि पीपल्स पार्टी की लाहौर में जो है वो वापसी हुई है, रिवाइवल होगा, कभी इसका जो जियाला है वो घरों से बाहर निकलेगा, पीपल्स पार्टी में एक जान पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि लाहौर और पूरे पंजाब से पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वजूद खोती जा रही थी। वो कहीं गुलाम गर्दिशों में गुम हो चुकी थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है उसका दोबारा से एक नारा लगेगा, लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे तो शायद लोगों ने झंडे तक उतार दिए थे पीपल्स पार्टी के,
बिल्कुल। लेकिन चलें, एक हलके में एक जानदार उम्मीदवार होगा, पार्टी के हेड हैं बिलावल भुट्टो, वो होंगे और उनके साथ बाकी लोगों की इज़हार कैंपेन चलेगी। तो जब लोगों तक आपका पैगाम यानी कि पीपल्स पार्टी का पैगाम जाएगा तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो माजी में जो फैसले किए गए, अब मैं उन पर बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जो क्यादत थी पीपल्स पार्टी की, जब उन्होंने अपने ही जियालों से दूरी अपनाई तो फिर ज़ाहिर है वो बाज़न हुए और वो भी पार्टी से ज़रा दूर हुए। लेकिन खैर अब मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सही। अच्छा, इस पर ही अगर बात करें तो ये जो NA 127 है जहाँ से बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी सूरत हाल है क्या? पीपल्स पार्टी का कितना वोट बैंक है यहाँ पर? और माजी में जो गिल साहब या आमिर मीर साहब लड़ते रहे, उनकी पोजीशन क्या रही है? कितना वोट बैंक होगा आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का वहाँ पर, या कितने सपोर्टर हमदर्द वगैरह हैं इस हल्के में? सर देखें नसीर साहब, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का यहाँ से अगर हम आमिर मीर साहब की बात करें तो वो तो खैर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन असलम गिल साहब ने जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें बेहतर जो है परफॉर्म किया था। लेकिन उसकी एक वजूहात भी जी। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी। और लाहौर और पंजाब में नवाज मुखालफ जो एलिमेंट है वो पीपल्स पार्टी को मिला, यानी कि वो वोट जो है वो जो PTI को जाना था वो भी पीपल्स पार्टी को मिला। तो असलम गिल साहब की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर दिखाई दी। लेकिन असलम गिल हो, मीर साहब हो या कोई और हो, और दूसरी तरफ जो आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो के आने से पार्टी में, जैसे मैंने पहले कहा, जान पड़ेगी। हाँ, शायद कोई सख्त बात ना हो जाए तो मेरा ख्याल है कि लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जीतना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर होगी। आप इसको इस सेंस में लें कि वो जमात के जिसके उम्मीदवारान की जमानतें जब्त हो जाया करती थी, अगर वो जमात जो है वो दूसरी या तीसरी पोजीशन पे भी अगर लाहौर में आए तो ये उनमें जो है वो एक बेहतर साइन होगा और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल पूरे पंजाब की सियासत पे आएगा। क्योंकि पार्टी, मैंने आपको बार बार एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब पार्टी के हेड थे और वो सदर मुमलिकत भी थे, उस 5 साल में जो दूरियां पैदा की गई कारकुनों के साथ, जियालों के साथ, उसका असर हमने अगले 5 साल तक भी देखा और उससे अगले 5 साल भी देखा कि जियाले जो हैं वो पार्टी से बहुत दूर हुए। और ज़ाहिर है एक बंदा अगर अपने गली मोहल्ले में सियासत करता है तो फिर उसने खुद को जिंदा तो रखना था ना। अच्छा, तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी जो रुख किया PTI का, जो नून लीग से मफाहमत वाली पॉलिसी थी, उसने भी पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान दिया। जैसे सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की ये शिकायत पहले से करते रहे हैं, जिसमें पहले लतीफ़ खोसा साहब थे या एतजाज हसन, उनका भी बड़ा इतराज़ ये था कि नून लीग के साथ मुफाहमत वाली पॉलिसी ना हो, इससे हमारे जो जियाले हैं वो खुश नहीं है या नाराज़ होते हैं। सर बिल्कुल ये सारी चीजें थी, लेकिन ये मुफाहमत की पॉलिसी लेके कौन आया था? मैंने तो आपको नाम बताया ना कि जनाब जरदारी साहब की जो पॉलिसी है, ये मुफाहमत भी तो उनकी पैदा करता है। मुफाहमत की पॉलिसी की वजह से अब आप ग्रास रूट लेवल पे एक वर्कर के तौर पे अगर देखेंगे तो फिर वो वर्कर जो है, जब वो 2-4 साल 5 साल जो है वो समझता है कि जी मेरी पार्टी का ये जो मौकफ है ये दुरुस्त है और सामने वाले का मौकफ दुरुस्त नहीं है, तो वो उसकी एडवोकेसी भी कर रहा होता है, वो उसकी वकालत कर रहा होता है, वो लोगों को अपना पार्टी का एजेंडा बता रहा होता है। लेकिन जब उसकी पार्टी उसके मुखालिफ के साथ बैठ जाएगी तो फिर वो अपने उसी दोस्त का या वो जिससे जो भी रिलेशन होगा कैसे उसका सामना करेगा। तो इसका डेफिनेटली उन्हें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो सियासत कर रहे हैं, जो बयानियां लेके चल रहे हैं, होपफुली कि आने वाले वक्त में उसके बेहतर रिजल्ट आपको भी नजर आएंगे, मुझे भी रिजल्ट नजर आएंगे। और मुस्लिम लीग नून का जो फोकस है, अगर अब मैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करूं तो मुस्लिम लीग नून ने अपना जो इन टिकटों के हवाले से है वो मेरा ख्याल है कि होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ख्याल है अगले 24 से 48 घंटों में इस हवाले से फैसला हो जाएगा, क्योंकि चंद एक हलकों में कोई इश्यूज चल रहे थे, उनको सेटल किया जा रहा है और जैसे ही ये इश्यूज सेटल होंगे तो उसके बाद टिकटों के हवाले से बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट शुरू कर दी जाएगी। सही, इस पर भी हम मजीद हमसे समझेंगे कुछ जो इख्तलाफात है, लेकिन इस पर बिलावल साहब वाले जो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उस पर मजीद मैं चाहूँगा कि नून लीग की क़यादत ने जिस तरह के बयान दिए, स्पेशली हम देखते हैं कि अता तारड़ साहब ने तो ये तक के दिया कि बिलावल साहब ने
लाहौर में आने की हिम्मत कैसे की? तो सिंध में इसको बड़ा गलत अंदाज में देखा जा रहा है कि क्या लाहौर नोगो एरिया है कि बिलावल साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। शहबाज शरीफ साहब पहले भी कराची से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, तो सिंध से तो ये बात नहीं आई कि शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत कैसे की कराची आने की। तो इस बयान को एज ए सीनियर तजिया निगार आप कैसे देखते हैं कि क्या नून लीग को मुखालफत तो करते हैं लेकिन इस तरह के बयान देने चाहिए कि इन्होंने हिम्मत कैसे की लाहौर आने की? सर देखिए, इतना संजीदा ना लें इस बयान को। अता तार साहब की अगर आप इस बयान को इतना संजीदा ले रहे हैं तो फिर हैरत मैं नहीं ले रहा, पीपल्स पार्टी वाले ले रहे हैं और उन्होंने रद्द-ए-अमल भी दिया है इस पे। सियासी बयान था, इससे भर के कुछ नहीं है। और अता तार साहब जा रहे हैं, उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है और मुझे लग रहा है कि अता तार साहब को उनके मुकाबले में अगर टिकट दिया जाता है तो ये बिलावल साहब के लिए बेहतर हो जाएगा जी। चूंकि अता तार साहब जो हैं वो अवामी सतह पे उनकी इतनी पजीर ही नहीं है जितनी बिलावल साहब जो हैं एक बड़े लीडर हैं, नो डाउट वो पार्टी के सरबराह हैं। और मेरी तो ये ख्वाहिश होगी बतौर एक पंजाबी सहाफी के, मेरी ये ख्वाहिश है कि लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हों और यहाँ पे एक अवामी जमात जो है वो जिंदा होगी, वो ताकत में आएगी और यहाँ पे एक मुकाबले की फिजा बनेगी। सही। ये जो लोगों को दानिस्ता तौर पे या मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए खड़ा किया जाता है ना, देखें वो मुकाबला नहीं करते, लेकिन पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी एक हकीकत है, उनका लाहौर से जीतना, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ये भी ख्वाहिश होगी कि लाहौर की सीट को खाली ना करें बल्कि लाहौर से वो कौमी असम्बली की नुमाइंदगी करें। ये लाहौर के लिए और पंजाब के लिए एक एजाज होगा। रही बात अता तार साहब की, तो सर उनको इस तरह संजीदा अपना ले। मैं अपने सिंधी भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो सियासी बातें होती है ना, कभी आपने सुना था कि शहबाज साहब भी कहते थे ना कि मैं पेट फाड़ के जो है वो पैसा निकालूंगा, और वो भी दावे किए जाते थे। फिर वहां से सिंध से भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बातें की। तो ये सियासी जो बयानात होते हैं ना, इसको इतना संजीदा ना लें। अगर इस तरह की बात नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज करे तो फिर इस पे सोचा जा सकता है। हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सही इतना बड़ा लीडर है कि हम उस पर बात करें। सही। इम्कानी तौर पे बिलावल के सामने कौन नून लीग का उम्मीदवार आपको नजर आ रहा है? अता तारड़ या कोई और? कौन, मतलब अब तक कोई बात फाइनल हुई है या क्या बातचीत चल रही है उस पर? सर मेरा ख्याल है कि उस हल्के में सरदार अयाज सादिक साहब का नाम भी आ रहा है, इसी तरह जनाब जो रेल अस्कर साहब हैं उनमें भी फटा चल रहा है। तो लाहौर में मैंने आपको बताया कि कुछ सिर्फ चंद लीडरान हैं जो पार्टी के मरकजी लीडरान हैं, उनके अलावा बाकी पे जो है ना अभी तक चीजें गौर की जा रही हैं। एक एक हल्के में 6-6 उम्मीदवार हैं, तो वो जाहिर है एक को टिकट मिलेगा, बाकी 5 को तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, उनको समझाना पड़ेगा, किसी को कहना पड़ेगा अच्छा आपको बाद में देख लेंगे, कोई बाई इलेक्शन में आ जाएगा, किसी को कोई और। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर अभी मुस्लिम लीग नून ने फैसला नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि बिलावल साहब के सामने कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं आएगा, भी छोटा खिलाड़ी खड़ा किया जाए। सही। और अगर नून लीग के इख्तलाफात देख लें, जैसे आपने जिक्र कर लिया शेख रोहेल असगर साहब का और अयाज सादिक का NA 121 पर, अयाज सादिक साहब ने NA 117 और 119 पर वहाँ पर भी फार्म जमा किए। फिर हम देखते हैं कि NA 96 जो जड़ा वाला है वहाँ पर तलाल चौधरी साहब और नवाब शेर वसीर साहब जो है उनमें भी तसल की खबरें चल रही हैं, और वो नवाब साहब जो हैं PTI को छोड़कर नून लीग में आए थे और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि उनको टिकट दी जाए। तो फिर तलाल चौधरी साहब का क्या बनेगा सर? सर तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिलेगा। मैंने ये कैटेगोरिकली आपको बताया कि वो डिसाइड हो चुका है, उनकी जगह पे नवाब शेर वसीर जो हैं उनको टिकट दिया जाएगा और तलाल चौधरी साहब को पार्टी में एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। अच्छा। ये जैसे ही टिकटें अनाउंस होंगी उसके बाद वो ओहदा भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ये चीज जो है वो इस हल्के में तो ये डिसाइडेड है। और रही लाहौर की बात, तो लाहौर में ये जो इशू चल रहा है, ये सारे बड़े उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंतखाबी मैदान में सरदार अयाज सादिक से शेख रोहेल असगर जो है वो बड़े पहलवान हैं, तो लिहाजा बड़े पहलवान के हक में फैसला जाएगा। सही। और फिर अगर जैसे आपने भी कहा IPP का जिक्र करें तो जहांगीर तरीन साहब भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ओन चौधरी साहब ने 3 हलकों पर फार्म जमा करवाए। इसी तरह से हम देखते हैं कि अलीम खान साहब भी ख्वाहिशमंद हैं। तो फिर नून लीग का और IPP का के जो मामला हैं वो तय हुए हैं या मुकाबला होगा या सीट एडजस्टमेंट होगी? तो IPP को क्या नून लीग इतनी निशस्तें देगी लाहौर से? सर नाराजगी कौन लेगा, और जिनकी नाराजगी आपको पता होनी है उनसे तो कोई भी नाराजगी नहीं ले सकता ना। तो अलीम खान का तो मैंने आपको बताया कि उनको टिकट मिलेगा, उनको टिकट तो खैर नहीं, उनको सपोर्ट किया जाएगा।
और वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कंसीडर होंगे और एक नहीं 2 हलकों से वो होंगे, लाहौर से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों से, यानी कि उनको 2 जगह पे जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा। तरीन साहब के लिए लोधरा मौजूद है, वहाँ पे उनको पूरी मोहब्बत के साथ जो है वो सपोर्ट कर दिया जाएगा। और चौधरी साहब जो हैं उनसे माजरत फरमा ली जाएगी और उनको किसी और जगह पे अकोमोडेट कर लिया जाएगा। लेकिन आईपीपी के साथ ये मोहब्बतें जो हैं वो खत्म नहीं होंगी। आपको इलेक्शन में ये मोहब्बतें नजर आएंगी और इलेक्शन के बाद भी ये मोहब्बतें जो हैं वो कायमो दायम रहेंगी। एक तरफ मोहब्बतें हैं, दूसरी तरफ शिकायतें हैं। पीटीआई की जो शिकायत है, आज भी बात कर रहे थे, जैसे हमने देखा कि उनके जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब के 95% वो बोल रहे हैं कि हमारी मरकजी जो लीडरान हैं उनके कागज़ रद्द किए जा रहे हैं, ये इलेक्शन से पहले एक धांधली है। तो पीटीआई की क्या सूरत हाल अगर ये रही तो बनते हुए आप देख रहे हैं? स्पेशली पंजाब तो एक मरकज़ है, जो वहाँ से जीतेगा वो वफाक में हुकूमत बना पाएगा। तो पीटीआई का पंजाब में पीटीआई की सूरत हाल क्या नज़र आ रही है फिर? सर सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो 95% लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का दावा है, आपको लगता है ये सच है? हैरत नहीं होती ये सुन के? वो जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, बस उनके चंद के नाम आ रहे हैं। नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और 95% का मतलब हुआ कि 2000 बंदों के तो फिर नॉमिनेशन पेपर वो रिजेक्ट कर दिए गए होंगे ना। तो सर ये ना मतलब पीपल्स पार्टी कह दिया, ये पीटीआई का एक पुराना तरीकाकार है। ये प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा करके जो है वो चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं अपने हक में। ऐसा नहीं है। और जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए उनमें मेजोरिटी उन लोगों की है जो इश्तिहारी हैं, जो स्क्रूटनी के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाए, जो अदालतों के सामने जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। आज भी इनकी दरखास्तें अदालतों में मौजूद हैं। देखिए एक कानूनी प्रोसेस है ना, आपने उसको अडॉप्ट करना है। आपके खिलाफ अगर कोई केस है तो आप उसका सामना करें, आप आए आके उस केस को सामना करें, अदालतों से शफाफती जमानत लें और अपनी स्क्रूटनी मुकम्मल करवाएं। आपके कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन सर ये ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल 10 से 12% लोग होंगे। अब ये जो बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं पीटीआई के, क्या वो पीटीआई उनको ऑन नहीं कर रही? सही कि या यही लोग हैं? इलेक्शन कमीशन में आई थिंक के कोई 50 के करीब जो है वो टोटल ये शिकायत गई हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि कितने हल्के हैं और कितने उम्मीदवार हैं और 50 शिकायत। और ये जब कह रहे थे ना कि हमसे वो नॉमिनेशन पेपर छीने गए हैं, तब सिर्फ 4 ऐसे वाकयात रिपोर्ट किए गए थे इलेक्शन कमीशन में इनकी तरफ से शिकायत तहरीरी तौर पे कि जहां पे ऐसे वाकयात हुए कि उनसे ये जो नॉमिनेशन पेपर है वो छीने गए। तो ये प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। खैर वो तो तरीका कार है ना पीटीआई का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेकिन वजाहत जरूरी है। वजाहत ये है कि मैंने लफ्ज यूज किया है पॉलिटिकल पार्टी का जी, लेकिन अगर कोई पार्टी का कंडक्ट जो है वो सियासी नहीं, वो इंतशारी है, तो फिर उसके लिए मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा कि उस पार्टी को जो है वो आप पॉलिटिकल स्पेस दें। तो लिहाजा ये जरूरी है कि जिन लोगों जो भी ऐसे किसी भी इकदाम में मुलव्वस हैं कि जो अदारों के खिलाफ साजिश के जुमरे में आता हो, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो 9 मई में मुलव्वस नहीं है, जिसने कोई साजिश नहीं की है, उसको पॉलिटिकल स्पेस मिलनी भी चाहिए और उसको उसका हक है कि वो इलेक्शन लड़े। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, शकील मलिक साहब जी राय हमारे साम्हूं आहे। पंजाब में स्पेशली लाहौर जी जेका पॉलिटिकल सूरत हाल आहे उन हवाले सां असांखे अपडेट करे रहियो ऐं पंहिंजो तज़ियो ॾेई रहियो। इते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं पाण वापसि ईंदासीं त इन इलेक्शन वारी सूरत हाल ते वधीक तफ़सीली तौर ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।